एजेंट्स ने काफ़ी गैम्बलिंग वाला सिस्टम बना रखा है। न्यूज़ीलैंड में जॉब ढूँढने के लिए हमें एज सच भाई किसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है भाई। और शिफ्ट पैटर्न इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू वर्क यू कैन वर्क, इफ यू डोंट वांट टू वर्क। सैलरी का ऐसा सीन है कि न्यूज़ीलैंड में जो सैलरी है वो यूके से तो बेटर है। द मेन रीज़न फॉर चूजिंग द न्यूजीलैंड ओवर यूके, तो भाई तो बताओ यहाँ पे, क्योंकि जो चीजें वहाँ पे हैं, जो सुख वहाँ पे है ना, वो यहाँ पे नहीं है। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में इस चैनल पर ऐसे शख्स आने वाले हैं जिन्होंने मेरे ही तरह आपके लिए भी एक खुद का यूट्यूब चैनल बनाया, जिसमें वो बताते हैं कि न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे आप जा सकते हैं। तो आपको अगर न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स कैसे बन के जाना है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, उससे आप जाकर देख सकते हैं। और इन्होंने भी अपने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ नर्सिंग इन न्यूजीलैंड के बारे में बनाए हैं, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो आज के जो शख्स, आज के जो गेस्ट हमारे चैनल पे है, उनका नाम है गौरव सेजवाल, जो अभी न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आपको अगर न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जाना है, उस प्रोसेस पे वीडियो आपको उनके चैनल पे और मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। तो अभी हम प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे कि आप इंडिया से न्यूजीलैंड कैसे जाएंगे और न्यूजीलैंड जाने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना होता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है, आपका कैब प्रोग्राम कैसा होता है। और आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि न्यूजीलैंड में नर्सेस की सैलरी कितनी होती है, और न्यूजीलैंड में जो भी बेनिफिट्स आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ों की डिटेल में बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग गौरव सेजवाल ऑन दिस चैनल एंड आई विल रिक्वेस्ट गौरव सेजवाल टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू यू गाइज। तो गौरव जी, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स हु आर वॉचिंग अस टुडे। हाय गाइस एंड थैंक यू सो मच मधु भाई, मेरे को चैनल पे बुलाने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए। इतनी सारी बातें बोल दी आपने मेरे बारे में, थैंक यू सो मच। मैं कभी आपकी वीडियोस देख के ये सब शुरू हुआ था, मेरी तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई है, आप लोगों को देख के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इट्स बीन एन ऑनर टू टॉक टू यू गाइस। चलो, थैंक यू सो मच गौरव, आपने इतना समय निकाले और आप इस चैनल पर आए और अपना समय दे रहे हैं लोगों के लिए। क्योंकि गौरव की आज शिफ्ट थी, फिर भी उन्होंने वो रेडी हो गए, एग्री हो गए आज के इस वीडियो को बनाने के लिए। तो सीधा हम टॉपिक पे आएंगे और सीधा आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। सबसे पहले गौरव जी, आप बताइए कि आप कौन से वीजा पे न्यूजीलैंड आए हैं। मतलब मैंने न्यूजीलैंड में जो एंट्री की थी वो होती है विजिटर वीज़ा पे की थी मैंने। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन विजिटर वीज़ा। ये सिर्फ हम नर्सिस को ही मिलता है जो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, नर्सिस डॉक्टर्स, जो जैसे हमारा नर्सिंग ऑक्यूपेशन है। तो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन हमारे पास इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, उसको यहाँ पे न्यूजीलैंड में रजिस्टर कराने के लिए हमें जो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए जो वीज़ा डालते हैं उसको ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन। और यही वीज़ा लेके मैं न्यूजीलैंड में आया था। इट्स अ काइंड ऑफ 1 ईयर वैलिडिटी वीज़ा, लेकिन इसमें मल्टीपल एंट्री होती है। तो 6 मंथ तक आप इस वीज़ा पे न्यूजीलैंड में रह सकते हो, बट देयर आर सम कंडीशंस लाइक you can't work on that visa, as well as the maximum study allowed on this visa is for 3 months only। तो ये विजिटर वीज़ा होता है। तो आप जो वीज़ा पे आए हैं वो वीज़ा 6 महीने के लिए वैलिड है। तो आपको अपना कैब प्रोग्राम करके इंडिया वापस जाना पड़ता है या वहीं पे रहना पड़ता है? इट्स अप टू द कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट वापस इंडिया जाना चाहता है तो वो जा सकता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो वीजा की वैलिडिटी है वो 1 ईयर की होती है। तो द कैंडिडेट कैन कम बैक टू द न्यूजीलैंड अगेन। सो इट्स अप टू देम। अगर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, तो अगर कोई मेरे से भी पूछता है तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे, या फिर जॉब रिजाइन करके कभी मत आना, क्योंकि इंडिया में जितनी जल्दी रिजाइन देना है उतना जल्दी जॉब नहीं मिलती भाई। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, लेकिन किसी को मिलती नहीं है। तो मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि आओ, अपना कैब का कोर्स कंप्लीट करो। इफ यू लाइक, अगर आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है आप लोग यहाँ पे सेटल हो जाओगे, तो यू कैन स्टे हियर, अदरवाइज यू कैन गो बैक। एंड अगर इंडिया में जाने के बाद भी आपका मन चेंज हो सकता है तो आप वापिस आ सकते हो, नो इशू। कैब प्रोग्राम होने के बाद हम वीज़ा कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? कैसा हमारा वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा कैब प्रोग्राम के बाद? ये तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो वीज़ा का ऐसा सीन है, न्यूजीलैंड में जो नर्सिस है वो ग्रीन लिस्ट में आती है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी कवर की है इस पे, क्योंकि मेरा जो वीज़ा है वो सिर्फ 20 डेज में आया है। तो हम नर्सिस के पास 2 तरह की ऑप्शंस होते हैं, या तो आइदर वी कैन सेलेक्ट एंड गो फॉर एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा, इट्स अ काइंड ऑफ वर्क वीज़ा, एंड आइदर वी कैन चूज द स्ट्रेट टू रेजिडेंसी पाथवे, बिकॉज नर्सिस आर इन द ग्रीन लिस्ट।
तो हम लोगों को कोई भी हम यूके की तरह यहाँ पे कोई बाउंडेशंस नहीं है कि हम लोगों को अपना 2 साल तक न्यूजीलैंड में काम करना है या फिर कोई स्टे करना है. It's not like that. You can get your registration the moment you get your New Zealand nursing registration and the moment you get your employment, जो भी आपको जॉब ऑफर मिलता है, आप उसी टाइम पे अपनी रेजिडेंसी डाल सकते हो. तो कोई वेट नहीं करना. तो आप रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, उसके यानी 20 दिन के बाद आपको रेसिडेंसी मिल जाती है, राइट? इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन. जैसे मैं सिंगल हूँ तो मुझे मैंने खुद ही अपनी फाइल की सारी प्रोसेसिंग की थी और मैंने किसी एजेंट वगैरह की हेल्प नहीं ली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एजेंट आर आस्किंग लाइक 1 लाख और 1.5 लाख, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है. तो it's I would also recommend people to do the process by themselves. If you know how to read English on the screen, then definitely you should do on your own. And there's one more thing I would like to add. If you think that there are some complications in your process, so only on that case you can go with the licensed immigration advisor. Otherwise it's common और single जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है. अपना आराम से रेजिडेंसी डालो. मेरी 20 दिन में आ गई थी, आपकी मेरे से जल्दी भी आ सकती है. तो आपको फिर यानी ये रेसिडेंसी के बाद कितने साल के बाद सिटीजनशिप मिल जाएंगी? After the residency, we can file our citizenship for after the 5 years. So it's like 2 year for residency, 3 year for permanent residency, or you can after the 5 year you get your citizenship. ओके, ये तो बहुत अच्छा बात है कि 5 साल में आप न्यूजीलैंड के सिटीजन हो जाएंगे. और अभी काफी सारे लोगों को सिर्फ यानी न्यूजीलैंड प्रोसेस पता है, लेकिन आप हमें कैप प्रोग्राम के बारे में बताएंगे कि कैप प्रोग्राम कितना लंबा होता है और कैप प्रोग्राम में क्या क्या होता है? Yeah, definitely I can explain about the CAP program. So basically CAP is a kind of competency assessment program. इस प्रोग्राम में क्या होता है, जो हमारी इंडिया की पढ़ाई होती है और जो न्यूजीलैंड की पढ़ाई होती है, जो नर्सिंग का जो स्टैंडर्ड होता है, दैट इज डिफरेंट. तो यहाँ पे क्या होता है, इस लेवल को बराबर लेके आने के लिए वी हैव टू डू दिस कैप. तो वो जो कॉम्पिटेंसीज हमारी इंडिया और न्यूजीलैंड की पढ़ाई में है ना, तो उस कॉम्पिटेंसीज को मीट करने के लिए हमें एक कैप का कोर्स करना. तो इन द कैप कोर्स छोटा सा एक सीबीटी का एग्जाम होता है. वो इट्स अ काइंड ऑफ क्या, जो ये लोग थ्योरी जो पढ़ाते हैं उसमें उसी में से पेपर होता है और उसके बाद एक छोटा सा उसकी होता है. तो अभी जो न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल ने प्रोसेस चेंज किया है, उसमें भी इन्होंने ज्यादा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया. उसमें भी कैप तो हटा दिया इन्होंने, लेकिन जो थ्योरी का एग्जाम है और जो ओस्की का एग्जाम है स्टिल ओवर देयर. लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि थ्योरी का एग्जाम अब आप लोग यूके की तरह इंडिया में आराम से बैठ के दे सकते. तो नो नीड टू कम हियर, क्योंकि न्यूजीलैंड आते हैं तो आपका काफी ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाती है. तो इट्स बेटर यू कैन स्टे ओवर देयर एट योर कंट्री एंड इंडिया में, नेपाल में या फिर बांग्लादेश में, जहाँ पे भी आप हो. अगर वहाँ पे न्यूजीलैंड का जो सेंटर है तो आप वहाँ पे अपना थ्योरी का एग्जाम दे सकते हो. उसके साथ साथ आपको जो ओस्की का एग्जाम है वो न्यूजीलैंड में आके देना पड़ेगा. तो इससे आपका जो पैसा है वो बचेगा. और कैप के बारे में अगर मैं बता दूं आपको, कैप में थोड़ा सा इट्स अ काइंड ऑफ कॉस्टली प्रोग्राम, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस अभी जो ऑफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं लगभग 5 लाख से लेके 6.5 या 7 लाख तक. तो इट्स डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज. और अभी बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, तो कॉलेजेस में जो सीट्स की है वो भी थोड़ी सी मारामारी चल रही है. एजेंट्स ने काफी गैम्बलिंग वाला सिस्टम बना रखा है कॉलेजेस के साथ, तो ऐसा सा सीन है. लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग खुद से कॉलेजेस में अप्लाई करो, सो दैट यू कैन एबल टू सिक्योर अ सीट फॉर यू. इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, इन दैट केस यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम एनी एजेंसी. जो 5 से 6.5 लाख आपने फीस बताया, वो एम्प्लॉयर भरता है या अपने को भरना पड़ता है? कैसा है उसका सिस्टम? उसमें भाई ऐसा सा सीन होता है कि पहले जब इनके पास नर्सेज मोस्टली ऑस्ट्रेलिया पे माइग्रेट हो रही थी, क्योंकि इनका जो पीरियड था वो काफी कम था एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कोविड के टाइम पे नर्सेज को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी नहीं थी इन्होंने. तो नर्सेज ने वहाँ पे जाके शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया में. तो इस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि इंडिया से या फिर फॉरेन कंट्री से नर्सेज को बुला रहे थे और उनकी जो कैप की जो फीस थी वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने खुद से पे करना शुरू. तो इट्स टीवा टू ओरा प्रोग्राम बेसिकली. तो उसमें जो कैप का जो आपका पैसा लगता है वो खुद से रिफंड कर देती है गवर्नमेंट अप टू सर्टेन एक्सटेंट. मैक्सिमम उसमें जो कैप है वो 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर है, जो कि 5 लाख बनती है इंडिया के हिसाब से. तो आपके कैप के कोर्स के हिसाब से है, तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट खुद ही पे कर रही है, तो एम्प्लॉयर तो क्या ही पे. तो ये तो बहुत अच्छा है कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, यानी पहले आपको पैसा भरना पड़ेगा, फिर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट आपका रिफंड कर देंगी पैसा, राइट? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा ही. ओके, तो आपने यानी कैप प्रोग्राम किए, और लेकिन आपको जॉब कैसा मिला? आपने जॉब ढूंढने के लिए कोई एजेंसी सर्च की है या खुद ही जॉब आपको मिल गया? न्यूजीलैंड में जॉब ढूंढने के लिए हमें एसएस भाई किसी एजेंसी की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मोस्टली हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं. देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स लाइक सीक, ट्रेड मी और इंडीड.
तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं और इस इन सब चीज़ों के बारे में मैंने और सीवी, कवर लेटर या फिर न्यूज़ीलैंड में आप कैसे ईज़िली जॉब ढूँढ सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर आपके व्यूअर्स वहाँ पे जाएँगे, तो उन लोगों को मैंने उस वीडियो में ए टू ज़ेड सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, तो उनको वहाँ पे काफ़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ताकि जो भी क्या प्रोग्राम यानी करने का सोच रहे होंगे और जो भी जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो उनके लिए वो वीडियो काफी हेल्पफुल होगा सीवी और कवर लेटर बनाने के लिए। तो अभी हम बात करेंगे कि आप जहाँ काम करते हैं वो यानी वहाँ का वर्कलोड कैसा है और आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, कैसा वर्कलोड है? तो भाई न्यूज़ीलैंड में सिर्फ़ 2 ही सेक्टर होते हैं मोस्टली, जैसे कि एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर जिसको जैसे यूके में एनएचएस होता है, यहाँ पे होता है डीएचबी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड। तो वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं और दूसरा होता है एज केयर फैसिलिटी तो या फिर ओल्ड एज होम। तो मैं अभी जो जॉब कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एज केयर फैसिलिटी में। मेरे पास अभी डीएचबी से भी ऑफ़र आया हुआ था, लेकिन वो मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि मेरी जो सैलरी है वो एज केयर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डीएचबी। तो एज केयर में आपको सैलरी एज कम्पेयर टू डीएचक्यू ज़्यादा मिलती है। तो ये सेम पैटर्न यूके में भी है, एनएचएस में आप काम करेंगे तो आपको सैलरी कम है, और प्राइवेट या नर्सिंग होम में काम करेंगे तो सैलरी ज़्यादा है। लेकिन अपने इंडिया में टोटली डिफरेंट है। अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं अच्छी सैलरी है, प्राइवेट में करते तो बहुत कम सैलरी है। तो आपका शिफ्ट पैटर्न कैसा होता है? यहाँ पे यूके में शिफ्ट पैटर्न 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, हेक्टिक शिफ्ट होती है। आपका कैसा शिफ्ट पैटर्न है? यहाँ पे शिफ्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है भाई और शिफ्ट पैटर्न 3 शिफ्ट होती हैं यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। तो 8-8 आवर्स की शिफ्ट होती हैं और एज़ सच यूके जितना वर्कलोड नहीं होता। इन इंडिया आई आल्सो वर्क्ड इन 12 आवर्स शिफ्ट एंड आई कैन रियली अंडरस्टैंड दैट पेन। तो 12 आवर्स की शिफ्ट में हमें हमारी जो सर्काडियन रिदम है ना ज़िंदगी की, वो इतनी ज़्यादा हिल जाती है, बस पूछो मत। तो 12 आवर्स की शिफ्ट मैंने 1.5 साल तक की है खुद, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा नहीं किसी को। अभी ये नहीं बोल रहा कि यूके मत जाओ भाई, जिसको जाना हो जाओ, लेकिन अभी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने भी खुद से मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस कर दी है, तो इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग, या अदर यू कैन चूज़ यूके और न्यूजीलैंड, तो इट्स अप टू यू। तो शिफ्ट यहाँ पे 8 घंटे की होती है। एक वीक में कितना घंटा आपको काम करना होता है? Here I have to work 5 days a week। तो अगर मैं फुल टाइम करता हूँ तो मेरे पास मुझे 5 दिन काम करना पड़ेगा, 8 घंटे की नौकरी होगी। लेकिन जैसे ही आपकी रेजिडेंसी आती है, इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू वर्क यू कैन वर्क, इफ यू डोंट वांट टू वर्क, इफ यू वांट टू वर्क इन एज अ कैजुअल, तो आप पे रेजिडेंसी आने के बाद कोई बाउंडेशन है ही नहीं। तब आपको काम करना है तो करो, आपको काम नहीं करना तो नहीं करो, तो इट्स अप टू यू। ओके, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे जब तक 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम अपना फुल टाइम जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन आपने जैसा बताया कि आपकी रेसिडेंसी आने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं जॉब कितना करना है, कितना नहीं करना है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे न्यूज़ीलैंड के बारे में लगी। तो हाउ मच सैलरी वी कैन एक्सपेक्ट इन न्यूज़ीलैंड? क्या भाई, सैलरी का ऐसा सीन है कि न्यूजीलैंड में जो सैलरी है वो यूके से तो बेटर है, इतना तो मेरे को पता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाँ, जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है दैट पर्सन विल इजीली स्टार्ट फ्रॉम $40 पर आवर, एंड जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो $50 से भी क्रॉस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पीएम शिफ्ट, अगर आप दोपहर की शिफ्ट करोगे तो उसका ज़्यादा अलाउंस मिलेगा। अगर आप वीकेंड में शिफ्ट कर रहे हो तो उसका और भी ज़्यादा अलाउंस मिलेगा। और अगर आपके 40 आवर्स से ज़्यादा चले गए तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 1.5 आपको पे किया जाएगा। अगर आप $40 पे हो और आपके जो आवर्स हैं वो कंप्लीट हो गए, $40 से ज़्यादा हो गए, तो आपकी जो सैलरी होगी वो $60 हो जाएगी, ऑलमोस्ट 1.5 पे पर आवर चलेगा यहाँ पे। तो $60 पर आवर के हिसाब से आपकी सैलरी चलेगी। और उसके साथ साथ इस टॉपिक पे मैंने पूरी की पूरी एक डिटेल में न्यूजीलैंड में सैलरी, लीव्स, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी है ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिल जाएगी। मैंने आपका वो सैलरी वाला और लीव वाला वीडियो देखा है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं भी अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को देखें। मैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, तो लोगों को हेल्प हो जाएंगी। पूरा न्यूजीलैंड का पूरा प्रोसेस वो लोग एक दिन में ही जान लेंगे। तो मेरा नेक्स्ट सवाल यह है, जैसा आपने बताया कि 60 पाउंड्स तक आपको यानी सैलरी मिल सकती है ओवर टाइम में, तो जैसा यूके में एजेंसी शिफ्ट्स है उसमें भी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो वैसा कोई सिस्टम न्यूजीलैंड में है? हाँ भाई, डेफिनेटली यहाँ पे भी है। और जैसे कि आप 5 डेज अ वीक वहाँ पे काम करोगे तो आपके पास 2 डेज बचे होंगे, तो 2 दिन जो बच जाएंगे उसमें आप एजेंसी नर्स की तरह भी काम कर सकते हो। यहाँ पे उसकी जो पे रेट है वो और भी ज़्यादा होती है। तो न्यूजीलैंड में भी एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं
और उनकी पे रेट बहुत ही अच्छी होती है। तो कुछ आइडिया यानी कितना पे रेट हो सकता है एज अ एजेंसी नर्स? सो अबाउट द बेसिस इट्स डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस यू हैव। जितना आप अभी एग्जिस्टिंग में कमा रहे होंगे न्यूजीलैंड में, तो जो आपकी एजेंसी की जो पर आवर का जो रेट होगा वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आपका जो नॉर्मल कैजुअल आप जो कमा रहे होते हैं उससे। ओके। और मैं लीव्स के बारे में पूछने वाला था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से लीव्स के बारे में आपके वीडियो में बताया है। वो मैं डेफिनेटली व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देखें, क्योंकि उसमें जो भी लीव्स के बारे में डाउट है, चाहे वो सिकनेस का लीव हो या एनुअल लीव हो, बेरीमेंट लीव, ये सारी चीज़ें आपने उस वीडियो में कवर की है करके मैं आप लोगों को डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा वो वीडियो देखिए। आपका सैलरी और लीव से रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो मेरा और एक सवाल है कि आपने न्यूजीलैंड ही क्यों चुना? आपके पास यूके भी ऑप्शन था, क्योंकि आपका स्कोर यूके से रिलेटेड भी आया था, और अभी आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स है, तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया भी आपके पास दूसरा ऑप्शन खुल जाता है। क्योंकि जैसा आपको आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि अगर आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स है तो आपको टीटीएमआर जो रूट है उसके थ्रू ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर्ड नर्स बनने का चांस मिलता है। तो आपने न्यूजीलैंड ही क्यों चुना काम करने के लिए? द मेन रीजन फॉर चूजिंग द न्यूजीलैंड ओवर यूके, तो भाई वो जो था वो एक तो ये था जो आपने बताया अभी टीटीएमआर पाथवे वाला। अगर मेरा न्यूजीलैंड में मन नहीं लगा तो आई कैन इजीली माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा रीज़न ये था कि मेरे यूके का जो हार्श वेदर था वो मेरे को टॉलरेबल नहीं था। मैं ज़्यादा बर्फ़ में माइनस में रहने वाला इंसान नहीं हूँ, मेरे को ठीक ठीक सा अच्छा लगता है। तो मैं नॉर्थ से हूँ, हरियाणा से हूँ, तो हमारे वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा सा ठीक रहता है। आप महाराष्ट्र से हो तो आप वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा एनवायरनमेंट रहता है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा दिल्ली में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। तो यूके का जो टेम्परेचर था वो थोड़ा-सा हार्श था, इसीलिए मैंने यूके, कनाडा, आयरलैंड इनसे तो हाथ जोड़ लिए थे, तो यहाँ पे नहीं जाना था। और जो तीसरा जो रीज़न था चूज़ करने का वो था भाई मेरा कि यहाँ पे थी रेज़िडेंसी आते ही, तो यूके में मैं अगर वेट करता तो काफ़ी साल लग जाते, तो यहाँ पे मेरे को अभी 3 महीने हुए हैं और मेरी रेज़िडेंसी भी आ गई, मेरा रजिस्ट्रेशन भी आ गया। और इसके साथ-साथ अगर मैं अभी ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना चाहूँ तो आई हैव अ ऑप्शन टू गो ओवर देयर। सो इट्स अ काइंड ऑफ विन-विन सिचुएशन। काफ़ी जेन्युइन रीज़न है, क्योंकि मुझे भी यानी कभी-कभी वेदर यहाँ का बहुत बेकार लगता है यूके का, क्योंकि हमेशा बारिश आती रहती है और ठंडी में भी बहुत ठंडी होती है। तो यूके का वेदर यानी आपको सबको पता है कि मोस्टली क्लाउडी और रेनी है। तो न्यूजीलैंड का वेदर अभी तक जब से आप आए तब से आपको कैसा लगा है? न्यूज़ीलैंड का वेदर काफ़ी सही रहता है भाई, 10 डिग्री से लेके अभी आज 20 डिग्री पे पहुँचा हुआ है, तो इट्स अ काइंड ऑफ मॉडरेट। ऊपर हुडी पहन के नीचे शॉर्ट्स पहन के आराम से घूम सकते हो, तो अच्छा है, मतलब ऐसा सच कुछ नहीं है। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक दी है, कैब से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, और बहुत सारी यानी इमिग्रेशन से रिलेटेड भी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी है। थैंक यू सो मच। तो सबसे लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, या तो जो लोग अब्रॉड कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को आप क्या आपकी तरफ से सजेशन देना चाहोगे? मैं तो भाई यही सजेशन दूँगा कि अगर आपको इंडिया में अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ पे मत आओ, क्योंकि इंडिया जैसा ईज़ी पीज़ी आप अभी मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा। आप खुद गवर्नमेंट जॉब करते थे, क्योंकि मैं आप बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है, मैंने आप लोगों की जर्नी खुद अपनी आँखों से देखी है। तो आप लोगों ने जो मोटिवेशन दिया उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ, और थैंक्स टू यू गाइस, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो होगा। लेकिन स्टिल मैं ये बोलता हूँ भाई लोगों को, अगर गवर्नमेंट जॉब वहाँ पे है तो मत आओ यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे हैं, जो सुख वहाँ पे है ना, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्कोहॉलिक नेचर है, तो आप काम में लगे रहोगे। आपके पास पैसा होगा, नो डाउट आपके पास पैसा होगा, आपकी जो लाइफ है वो सॉर्टेड हो जाएगी, आपके जो बर्डन्स हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे मत आना। और दूसरी बात ये है, लेकिन अगर आपको अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए, ठीक है? आप चाहते हो कि जो आपके बच्चे हैं या फिर उनको आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल दो, या फिर आप उन बच्चों की जो अपब्रिंगिंग हो वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो, तो डेफ़िनेटली यू कैन चूज़ न्यूज़ीलैंड, यूके, आयरलैंड, किसी भी कंट्री को बाहर जाके आप चूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ हियर द क्राइम रेट इज़ वेरी लो। अगर एम्बुलेंस को बुलाना होता है, आज मैंने फैसिलिटी में एक एम्बुलेंस बुलाई थी भाई। अ, मैं जो रेज़िडेंट था उसके कमरे से बाहर निकल के नर्सिंग स्टेशन तक आया था, इतनी जल्दी एम्बुलेंस आ गई। तो ये है, इंडिया में एम्बुलेंस आने में ही वो जाम में ही फँसी रह जाएगी, एम्बुलेंस नहीं आएगी, पेशेंट मर जाएगा। तो ऐसा सीन है, आपको भी या पता होगा। सच है। तो फैसिलिटी जो हम जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो इंडिया में जो सर्विसेज हमें मिलती है ना उस टैक्स के बदले,
वो इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ सच में मिलती हैं। जो टैक्स पे करते हो, उसका एक्चुअल में जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो यहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है, मिलता है। तो ये रीज़न है। अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए तो यू कैन डेफिनिटली गो अब्रॉड। नहीं, आपने काफ़ी हार्श रियलिटी बताया है, सब लोग नहीं बता सकते ये जो रियलिटी आपने बताई, क्योंकि मैं जहाँ से आया यानी गवर्नमेंट जॉब से आया, वैसे ही मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग यानी बाद में आए, पहले भी आए। काफ़ी सारे लोग छोड़ के चले गए क्योंकि यहाँ का जो वर्क कल्चर है, मतलब आपको काम करना ही है, आप काम चोरी नहीं कर सकते यहाँ। तो जो इंडिया में एकदम आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं काम पे, यानी काम का ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अगर आपको वैसी लाइफ़ पसंद है तो बिल्कुल यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ आपको काम करना ही पड़ता है, सुबह उठ के सबको काम पे जाना पड़ता है, सारी चीज़ें यहाँ पे करना ही पड़ता है। तो अगर आपको वैसी लाइफ पसंद है तो इंडिया काफ़ी अच्छी जगह है आपके लिए। अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली, चाहे आप यूके जाओ या न्यूजीलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, दुनिया में यानी काफ़ी अच्छी-अच्छी कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ काफ़ी अच्छी-अच्छी कंट्रीज़ है। आपके लिए काफ़ी बेहतर आपके लिए हो सकती है, आपके बच्चों के लिए हो सकती है। तो थैंक यू सो मच गौरव। थैंक यू सो मच मधु भाई, मेरे को इस चैनल पे लेके आने के लिए। और द मेन रीज़न ऑफ मेकिंग वीडियोस रिगार्डिंग द न्यूजीलैंड, रिगार्डिंग दिस वीडियो, तो ये वीडियो बनाने का या फिर न्यूजीलैंड के बारे में जो वीडियोस मैंने अपने चैनल पे क्रिएट कर रखी है, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो हिंदी में जो इन्फॉर्मेशन देने वाले जो यूट्यूबर हैं, वो बहुत ही कम, और बहुत सारे, मैं अभी यहाँ पे किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट द बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन स्टिल लेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ें फेस की हैं, तो लेक ऑफ नॉलेज के चक्कर में वो इंडिया में ही रह जाते हैं, उनके सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो चैनल इसलिए शुरू किया था क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस की है, मैं नहीं चाहता कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स वो लोग भी फेस करें। यहाँ पे अगर बैठा हूँ तो भाई मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे बुला के और बोलने का, अपने विचार विमर्श करने का। तो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो और अगर किसी को भी न्यूजीलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट गो टू द लिंक जो मधु भाई ने नीचे दे रखा है, या फिर गूगल पे आप गौरव सेजवाल न्यूजीलैंड डालोगे तो आपको मेरी वीडियोस वहाँ पे दिखेंगी। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो हिंदी प्लस इंग्लिश, जो हमारी इंग्लिश है तो उसमें है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। और जो वीडियोस में सब सारे की सारी लैंग्वेज के, जो हमारी इंडिया की जो लैंग्वेज है मोस्टली के सबटाइटल्स उसमें ऐड है। तो अगर आपको हिंदी भी समझ नहीं आती तो वो मेरी वीडियोस आपको हर कोने में समझ में आएंगी भाई। तो ऐसा सा है, मैंने वीडियो बनाते टाइम काफ़ी आपके लिए मेहनत करता है, और ताकि राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। और मधु भाई भी बहुत अच्छी डिटेल रिसर्च करके आपके सामने वीडियो लेके आते हैं, तो इनके साथ बैठ के वीडियो बनाने के लिए इन्होंने मुझे मौका दिया, तो उसके लिए वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। एंड आई विश कि आप सब लोगों के जो सपने हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हो। आपको अगर यूके जाना है तो यूके जाओ, अगर न्यूजीलैंड आना है तो न्यूजीलैंड आओ भाई। इसी के साथ मेरी तरफ से राम राम, और भाई अपना ख्याल रखो और अपनों का ख्याल रखो, और थैंक यू सो मच। Thank you so much, Gaurav, for coming to this channel and sparing your time to give information to our subscribers, viewers. तो आप सभी लोगों को मैं गुजारिश करूंगा कि नीचे के जितने भी मैंने लिंक्स दी हुई है गौरव जी के चैनल की, उन वीडियोस की और इंस्टाग्राम अकाउंट की भी, आप उन्हें रीच कर सकते हैं। इज वेरी हेल्पफुल और उन्होंने काफी मेहनत करके वीडियोस बनाई है। अगर आप उनके वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना रिसर्च करके उन्होंने वीडियोस को बनाया है। और उन्होंने जैसा बताया कि उनके हर वीडियोस में आपको अलग अलग लैंग्वेज के सबटाइटल्स मिलेंगे, तो उसके ऊपर भी उन्होंने काफी मेहनत की है। जैसा उन्होंने बताया कि उन्हें जब वो प्रोसेस कर रहे थे काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, उसी के कारण उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए, जिनको उनकी लैंग्वेज समझती है, उनके लिए कंटेंट बनाया जाए, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स सिर्फ इंफॉर्मेशन के वजह से न्यूजीलैंड नहीं जा पा रहा या तो अलग अलग देशों में नहीं जा पा रहा, तो उसके लिए इनका काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और वैसा ही मेरा भी इनिशिएटिव था जब मैंने ये चैनल शुरू किया, तो मेरा भी यही उद्देश्य था कि जो लोग के पास इंफॉर्मेशन नहीं है हिंदी में, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो हमारा सेम मोटिव है, आप लोगों को तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर रिसर्च के साथ इंफॉर्मेशन दी जाए। और हमारी यही इच्छा है कि आप में से जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं ज्यादा से ज्यादा हर एक कंट्रीज में दिखाई दे, ऐसी हमारी इच्छा है। क्योंकि हम जब इन देशों में काम करते हैं तो हमें सिर्फ दूसरे स्टेट से या दूसरे कंट्रीज से ही लोगों को ज्यादा देखने मिलता है, और हमारे साथ जो हमारी लैंग्वेज के बात करने वाले लोग हैं वो काफी कम दिखाई देते हैं। तो थैंक यू सो मच गौरव जी अगेन टू कम टू दिस चैनल एंड फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दूसरे दोस्तों तक भी जो फॉरेन कंट्री में नर्सिंग करने जाना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।